Hello everyone, I am S.K. Gupta. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. बच्चों ये एसिड बेस मेटल एंड नॉन मेटल्स का थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं आपको आगे की कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। सही है, पिछली क्लास तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि हमारे पास मेटल के ऑक्साइड या नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे बिहेव करेंगे, उनकी रिएक्शंस किस टाइप से होगी। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखी है तो पहले आप वो लेक्चर देखें। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आज कुछ नए टर्म्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म्स हमारे पास एक छोटा सा जो पूछा जाता है बोर्ड में, एक्वारेजिया। क्या पूछा जाता है बताइए? एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एक्वारेजिया क्या है बच्चा? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। रॉयल वाटर, बात समझ में आती है? एक्वारेजिया रॉयल वाटर बेसिकली होता है और किस चीज का ये मिक्सचर होता है? HCl प्लस HNO3। HCl प्लस HNO3 दोनों कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रेटेड लोगे HCl प्लस HNO3। इसमें भी आपको ध्यान देना है, 3 पार्ट इसका लोगे तो 1 पार्ट इसका लोगे, 3 पार्ट HCl का तो 1 पार्ट HNO3 का। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वारेजिया। ये काम क्या करता है? इतना खतरनाक वाला ये एसिड बन जाता है मिक्स होके कि आपको पता है ना, गोल्ड प्लेटिनम के साथ रिएक्शंस नॉर्मली किसी एसिड या बेस का नहीं होता है, लेकिन जब इन दोनों का हम मिक्सर ले लेते हैं HCl प्लस HNO3 तो ये एक्वारेजिया रॉयल वाटर बनाता है जो कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को भी मेल्ट कराने के उसमें काम कर सकता है ना। बहुत जगह पे अगर इसका कम कंसंट्रेशंस लें तो जो डर्ट्स वगैरह होता है ना गोल्ड पे कभी आपका गंदा हो जाए, ब्लैक हो जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है, तो उस पर रॉयल वाटर ही तो चढ़ाते हैं। यही गोल्ड वाटर से ही हम क्या कर देते हैं? उसकी सफाई कर देते हैं। तो जो भी अपर लेयर होंगे वो क्या कर जाएंगे बच्चा? अपर लेयर जो होंगे आपके डर्ट्स के वो क्लीन हो जाते हैं इसके थ्रू। बहुत ही अच्छा क्या होता है, बहुत ही पावरफुल क्या है, ये केमिकल्स हैं। समझ में आई बात आपको? आगे की तरफ बढ़ा जाए, बोलिए जल्दी से हाँ या ना। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस की अब हम बात करेंगे किस चीज में? रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स के रिएक्शंस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस होगी। रिएक्शन जहां मेटल एंड नॉन मेटल्स की होगी इसको हम आयनिक बॉन्ड भी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? आयनिक बॉन्ड। तो अभी का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो होगा आयनिक बॉन्ड। क्या होने वाला है जल्दी से बताना? अभी का जो टॉपिक हमारा चलने वाला है वो होने वाला है आयनिक बॉन्ड। इसको समझते हैं अच्छे से, आयनिक बॉन्ड क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल है आयनिक बॉन्ड। सही है। पहला पॉइंट आपको आयनिक बॉन्ड में क्या पता चला? आयनिक बॉन्ड में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पता चला? जल्दी से बताना। आयनिक बॉन्ड में सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता चला कि ये कब होगा? मेटल एंड नॉन मेटल के रिएक्शंस अगर होगी, मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शंस कराओगे तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसका कॉन्सेप्ट आयनिक बॉन्ड का कैसे आया है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बच्चों आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा आखिरी जब हम बनाते थे क्लास 9 में तो ये न्यूक्लियस होता था। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसे करके हम बनाते थे ना। इसको K देते थे, L देते थे, M देते थे, N देते थे। लेकिन जैसे क्लास 9 के आगे जाओगे, 11 12 में जाओगे तो K सेल को हम N = 1 भी बोला करते थे, 2 भी बोलते थे, 3 भी बोलते थे, 4 भी बोलते थे। आगे ये सेल जाते जाएगा। सही है ना? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे अगर यहाँ पे आखिरी सेल ये है तो इस सेल को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी से बताना? इस सेल को हम वैलेंस सेल बोलते हैं या आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर
मोस्ट सेल बोलते हैं। सही है ना? अरे बोलो हाँ या ना। यहाँ पे 4 ही सेल था तो सबसे आखिरी वाले सेल को आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो 3 ही सेल है। कितने सेल है जल्दी से बताओ? 3 सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल यही होगा। आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल यही होगा। सही है ना बच्चा? बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आई? आउटर मोस्ट सेल एंड वैलेंस सेल की कहानी आप लोगों को पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा बताइए जल्दी से। सभी लोग बताए। समझ में आया? अरे समझ में आया या नहीं आया? आया ना? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए वैलेंस सेल के बारे में। तो हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं नोबल गैसेस पे। नोबल गैसेस अगर आप लोगों को मैं बताऊं, नोबल गैसेस बताऊं, पहले इसको बहुत पहले इनर्ट गैसेस बोला जाता था। क्या बोला जाता था बच्चा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना? ध्यान से सुन लेना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद क्या आता है बच्चा? क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। सही है, ये हमारे नोबल गैसेस होते हैं। पहले इसको इनर्ट गैसेस बोला जाता था। इनर्ट गैसेस के बाद इसको नोबल गैसेस क्यों बोला जाने लगा, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप लोगों से। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है ना? अभी मॉडर्न टर्म में इसको इनर्ट गैस नहीं बोला जाता है, याद रखिएगा। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको इनर्ट गैस नहीं बोला जाता है, इसको नोबल गैस बोला जाता है। बहुत सारे टीचर्स ये पढ़ा देते हैं आप लोगों को क्लास 10th में कि इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस इसलिए इसको बोलते थे, पहले बात कर रहे हैं, पहले बहुत पुराने टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वहां पे इसको इनर्ट गैस बोला जाता था। क्यों बोला जाता था इनर्ट गैस? ये किसी के साथ रिएक्शंस करता ही नहीं था, ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शंस करने के लिए रेडी नहीं था। अब क्वेश्चन आता था कि क्यों किसी के साथ केमिकल रिएक्शंस नहीं शो कर रहा है? अगर मैं स्टेबल हूं बच्चों, अगर मैं स्टेबल हूं तो क्यों किसी के साथ, दूसरे के साथ मैं अपना बॉन्ड बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा। बात समझ में आती है? दूसरे के साथ बॉन्ड बनाऊंगा तो अनस्टेबल हो जाऊंगा, इसलिए किसी के साथ बॉन्ड बनाना ही नहीं है मेरे को, तो मैं स्टेबल, अपने आप को स्टेबल कहलाऊंगा। यहाँ भी नोबल गैस जो ये आपके पास ये पूरे के पूरे ग्रुप है, ये क्या कहलाते हैं जल्दी से बताओ? पहले हमारे पास किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करते थे, है ना? कि केमिकल रिएक्शन में इनर्ट बिहेवियर दिखाते थे। केमिकल रिएक्शंस में इनर्ट बिहेवियर दिखाने के वजह से, इनर्ट बिहेवियर दिखाने के वजह से, सही है ना? इनर्ट बिहेवियर दिखाने के वजह से इसको इनर्ट गैस बोला जाता था, इनर्ट गैस बोला जाता था। लेकिन फर्दर 1962 के आसपास की बात है, 1962 के आसपास की बात है, हमारे पास नेल्स बार्थलेट एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कर दिया इस कंपाउंड का, ये जिनोन और क्रिप्टोन के साथ इन्होंने रिएक्शंस करवा दी, और रिएक्शंस करा के देखा तो ये कंपाउंड्स एक्चुअली में बन रहे थे। सही है ना? बन रहे थे। ये पूरी कहानी जो है फर्दर डिटेल्स डिस्कशन हम क्लास 11 में करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जिनोन और क्रिप्टन के कंपाउंड्स बनते हैं, जिनोन और क्रिप्टन के कंपाउंड्स बनते हैं। इसका मतलब ये तो पूरे तरीके से ये ग्रुप इनर्ट नहीं है, ये पूरे तरीके से ग्रुप इनर्ट नहीं है। कुछ एलिमेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं, बाकी के नहीं कर रहे हैं। कुछ एलिमेंट रिएक्शन कर रहे हैं और बाकी के नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको पूरी तरीके से इनर्ट नहीं बोल सकते। तो इसको इनर्ट से इसका नाम चेंज करके रखा गया नोबल गैस। क्या रखा गया? नोबल गैस। नोबल गैस क्यों रखा गया बच्चा? नोबल का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। क्या होता है जल्दी से बताना? नोबल गैस का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। सही है ना? तो बाकी देखो ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये सब नहीं कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं कि ये लेस रिएक्टिव इन नेचर है। इसके वजह से इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? बताइए हाँ या ना। हाँ या ना। क्यों लेस रिएक्टिव है? क्योंकि ये स्टेबल है। क्यों ये लेस रिएक्टिव है? क्योंकि पहले से ये स्टेबल है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। हीलियम के आखिरी सेल में मैं जाके देखता हूं, आखिरी सेल तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, नियॉन का 2 8 होता है, इसका 2 8 8 होता है, और इसका 2 8 18 और क्या होता है बता दो, है ना? बता दो कितना हुआ, है ना? 8 होता है। सही है, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसमें अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बता दो। इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 है, इसको छोड़ के, हीलियम को छोड़ के। हीलियम में 2 है, बाकी सब में नोबल गैसेस के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने को दिखाई दे रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से आइडिया आया किसको? लेविस को। किसको आइडिया आया? लेविस को। लेविस
को क्या आइडिया लगा, उसने सोचा यार कि अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, यानी इसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो वैसे क्यों ना बाकी एलिमेंट्स को भी हम क्या करें, 8 इलेक्ट्रॉन्स दे दे आखिरी सेल में, तो वो भी स्टेबल हो जाए। हाँ या ना, ये लॉजिक सही है नहीं है? सोच के देखो कि ऐसा हम सोच सकते हैं, जैसा लेविस ने सोचा वैसे ही आप लोगों को भी मैं बता रहा हूं कि उसने इसी चीज को ऑब्जर्व किया कि इनके आखिरी सेल में, नोबल गैसेस के आखिरी सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे ही इसने भी यही सोचा कि क्यों ना हम बाकी एलिमेंट्स का भी ऑक्टेट, क्या बोलते हैं, 8 का मतलब होता है ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे ये स्टेबल बन जाए। हाँ या ना, बताइए। तो यहीं से इजाद हुई हमारे पास ऑक्टेट रूल की। किसकी इजाद हुई बच्चों, जल्दी से बताना, ऑक्टेट रूल की। और जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे ऑक्टेट रूल्स को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं बच्चों, सारे के सारे ऑक्टेट रूल्स को फॉलो करते हैं। अब समझिए इसको ध्यान से समझिए, ये सबका क्या है बच्चा, ऑक्टेट कंप्लीट है, पल्ले पड़ा। जैसे मैं एग्जांपल्स के तौर पे देता हूं आप लोगों को। आयनिक बॉन्ड्स के टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है, सही है ना। अगर अपने को आयनिक बॉन्ड बनाना है, क्या करना है जल्दी से बताना। अगर अपने को आयनिक बॉन्ड बनाना है तो क्या होगा बताइए। आयनिक बॉन्ड बनाना है, जैसे NaCl अपने को पता है कि आयनिक होता है, क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। इनके बीच आयनिक बॉन्ड कैसे बना होगा कि Na के आखिरी सेल में हम बात करें तो 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन्स है। भैया ये स्टेबल नहीं है, क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन्स में निकाल देता हूं, सपोज एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, है ना। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो पहले से ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। वैसे ही हम बात करें Cl की, किसकी बात करें जल्दी से बताइएगा। Cl की बात करें तो Cl के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। मेरे को कैसे पता चला, इसका एटॉमिक नंबर, Cl का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 17 देखो, 2 + 8 10 होता है, 10 + 7 17 होता है। इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, Cl- और ये क्या लिखोगे, 2 8 और 8 हो गया। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या हो चुका है बता दीजिए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो एक तरीका है ये दोनों अलग अलग ऑक्टेट अपना कंप्लीट करके रहे। एक तरीका है कि दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अलग अलग रहे, लेकिन इन दोनों पे एक प्रॉब्लम आ चुका है। इन पे चार्ज स्पीसीज बन गए। चार्ज का मतलब समझते हो ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इस पे निगेटिव चार्ज आ चुका है। और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज किसी भी मेटल्स पे आता है तो वो थोड़ी सी टेंशन की उसके लिए बात होती है। वो चाहेगा कि ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है मैं इसको डिस्पर्स कर दूं। क्या कर दूं, इसको डिस्पर्स कर दूं, सही है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो ये क्या किया, ये हमारे पास Na+ अकेला घूम रहा था, Cl- अकेला घूम रहा था। जब इन दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ी, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगे। आई बात समझ, ये दोनों एक दूसरे के क्या आने लगे, पास आने लगे। जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके बीच होगी बॉन्ड की फॉर्मेशन, है ना। बहुत जो मिनिमम डिस्टेंस पे आएंगे, सपोज यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पे आ गए और ये हमारे पास इसके पास और नहीं आ रहे हैं, इसके आसपास और नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हेल्ड होंगे एक दूसरे से। ये किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होंगे बच्चों एक दूसरे से, ध्यान से सुनना। कहीं भी चार्ज पार्टिकल या तो अट्रैक्ट करे या रिपल्सन करे। चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। फिर से सुनना, हमारे पास कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगे, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच Na+ और Cl- के बीच लग रहा है जो फोर्स, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या लगता है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के
पास है। आई बात समझ या नहीं आई? ओवरऑल मॉलिक्यूल्स जब पास होते हैं तो हम NaCl लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं बच्चों, NaCl लिख देते हैं। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया, और अट्रैक्शन होगा तो और ज्यादा ये स्टेबल बनेगा, और ज्यादा ये क्या बनने वाला है, स्टेबल बनने वाला है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए, छापिए इसको, छापिए। इसके बाद मैं कुछ आप लोगों को पॉइंट्स बताता हूं, जल्दी से। सही है, ये हमारे पास ऑक्टेट रूल, पहले याद रखिएगा कि ऑक्टेट रूल किसने दिया था, लेविस ने दिया था। सही है ना, किसने दिया था बच्चा, लेविस एंड कोजेल ने आपको 1916 में दिया था। लेविस है ना एंड कोजेल ने 1916 में ये अप्रोच दिया था। सही है, ऑक्टेट रूल्स के बारे में। सही है, तो देखो सबसे पहली पॉइंट्स आप क्या बोलते हो कि अगर किसी भी एलिमेंट्स को बॉन्ड बनाना है, जैसे Na और Cl को बॉन्ड बनाना है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं। सही है, पहला पॉइंट क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना, अरे बोलो जल्दी से हाँ या ना। और वो ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया जाए, अचीव किया जाए। क्या किया जाए, वो ट्राई करते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया जाए। आई बात समझ? अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव हो सकती है? या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अचीव हो सकता है, जल्दी से बताना। या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अचीव हो सकता है, ट्रांसफर, देखो इसने क्या किया, ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन्स का। या दूसरा क्या तरीका हो सकता है, एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया जा सकता है। तीसरा एक और तरीका होता है, शेयरिंग करके। क्या करके, जल्दी से बताना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके। जैसे O2 हम बनाए, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है भैया बताइए, बोलो बोलो। ये हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं भैया, इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसका ये 2 शेयर कर ले, इसका 2 ये शेयर कर ले, तो टोटल इसके पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम O डबल बॉन्ड O से दिखाते हैं। इस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे इसके बारे में। ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, क्या हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। और इस केस में क्या हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर या कंप्लीट एक्सेप्टेंस हुई है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जहां म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वहां हम उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। हालांकि ऑक्टेट अपने पास इससे भी कंप्लीट होता है और इससे भी कंप्लीट होता है, दोनों तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट कराने का 3 तरीका है। पहला बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आप लूज करो इलेक्ट्रॉन्स का, दूसरा गेन करो इलेक्ट्रॉन्स का, और तीसरा म्यूचुअल शेयरिंग कर लो इलेक्ट्रॉन्स का। तो तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आप ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराते हो तो उस केस में आयनिक बॉन्ड बनता है, और जब म्यूचुअल शेयरिंग कराते हो तो उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी से बता देना, क्या बोलते हैं बच्चा, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है, अरे बोलो लिख लिए क्या आप लोग, लिख लिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लिया, वेरी गुड। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। सही है, आयनिक बॉन्ड, जब आयनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी आप लोगों को डेफिनेशंस लिखा दूं, यहाँ सुन लो। आयनिक बॉन्ड को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था ना, तो आयनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम होता है, जल्दी से बताना। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। बताइए, ये समझ में आ गई है कहानी आप लोग को? बोलो जल्दी से हाँ या ना, हाँ या ना। अब सुनो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, जल्दी से बताना। जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहा है उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है,
पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये कुछ और नहीं, ये 100% मेटल ही होगा, क्योंकि मेटल के पास ही टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करने की, लूज करने की। आई बात समझ? वही नॉन मेटल क्या किया होगा, जिसने एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन्स उस पर निगेटिव चार्ज आया होगा, इसका मतलब ये 100% नॉन मेटल है। क्या है? 100% नॉन मेटल है। आई बात समझ है नहीं है? अरे जल्दी से बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ हाँ या ना, बोलो। ये कहानी क्लियर है क्या? अब इसके बाद हमारा यानी कि हम बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड में पहले मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो फिर क्या होता है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है वही इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल गेन कर लेता है। तो मेटल पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल पे आ जाता है निगेटिव चार्ज। ये दोनों एक दूसरे के जब पास आएंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो इस दोनों पे है अपोजिट चार्ज। क्या है? इस दोनों पे है अपोजिट चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन करेंगे। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं और यही हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? जल्दी से बताओ, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आई बात समझ या नहीं है? छापिए इसको फटाफट, आयनिक बॉन्ड का आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं। लिखिए, व्हेन एन एटम, लिखिएगा डेफिनेशन फटाफट। व्हेन एन एटम ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इस पे पॉजिटिव आ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सही है ना? सोडियम है यहाँ पे, है ना? When an atom of electropositive element come in contact with that of electronegative elements, that means Cl के आसपास जब आएगा, है ना? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल हो गया। मेटल जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल के पास आएगा तो उसके बाद की कहानी मैं लिखा रहा हूं, लिखो, है ना? फिर से रिपीट करता हूं। व्हेन एन एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, है ना, कम इन कांटेक्ट विद दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, then the electropositive atoms lose electron, then the electropositive elements lose electrons and become positively charged, while the electronegative elements, electronegative atoms gain the electrons to become negatively charged, full stop. Electrostatic force of attraction involves between positively and negatively charged ion, यानी इनके बीच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the positively and negatively charged ion, due to which both ions are bonded with each other, जैसे आप लोगों की लाइफ में बॉन्ड बन जाती है तो आप एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते हो, वैसे ही Na और Cl दोनों एक दूसरे को प्लस माइनस चार्ज है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और अट्रैक्ट करने के कारण ये एक दूसरे से दूर जाना नहीं चाहते हैं। समझ गए? अरे बोलो हाँ या ना? बहुत सही। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, एज अ रिजल्ट अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन आयंस। एज अ रिजल्ट अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड between the ions, which is known as ionic bond or electrovalent bond, सही है। इसको दिखाने का एक और तरीका हमारे पास होता है बच्चा, इसको दिखाने का एक और हमारे पास बहुत प्यारा तरीका है। देखो इसको, हमारे पास क्या है, Na है और ये Cl है। Na के आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था भैया? 1 था, तो हम आखिरी सेल को ही सिर्फ दिखाते हैं। Cl के आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था?
7 था, 7 था, सही है ना। देखो 2 8 7 और इसके पास कितना भैया 2 8 और 1। सिर्फ हम आखिरी सेल को दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर कर दिया तो इसका क्या बन गया 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गया ना। तो इस पे Na पे प्लस आ जाएगा और Cl पे माइनस आ जाएगा। और यहाँ आप कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखा दोगे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दोगे। तो ये भी तरीका हमारे पास होता है। देखो ये डॉट से मैंने दिखाया, ये डॉट और ये निगेटिव चार्ज Cl पे, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये Na का है, और ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो Cl का है। आई बात समझ आप लोगों को, सभी लोगों को? बहुत सही, सभी लोगों को समझ में आ गया। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत प्यारा सा, एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे, ठीक है। छापिए इसको। देखिए जैसे हम बात करें MgCl2, MgCl2 कैसे फॉर्म्ड हुआ होगा। तो Mg और यहाँ 2 Cl की जरूरत है, एक Mg और 2 Cl की जरूरत है, इतना तो बात पता चलता है आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, आंख बंद करना है, आंख बंद करना है, Mg के साथ गेम खेलो। इसमें 2 8 और कितने हैं बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। क्यों? क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हमारे पास Cl की बात करो 2 8 और 7 था, ये एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा Cl माइनस, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बात समझ में आती है। लेकिन हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 Cl है, तो आप 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 2 Cl माइनस बनेगा। आई बात समझ? फिर से सुनना, हमारे पास क्या था, एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन हमारे पास 2 Cl है तो 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये बात समझ में आई है नहीं है? अब आती है बात, ये मॉलिक्यूल्स दोनों हमारे Mg+2 Cl माइनस, एक इधर से आएगा, एक Cl माइनस इधर से आएगा, और अप्रोच करके इनके बीच कौन सा आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ और नहीं, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, ऐसे तो आप कर ही सकते हो, है ना। आप इसको Mg में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स है, Cl में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सही है ना। अरे बोलो हाँ या ना। Cl में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दो। इसी चीज को हम लिखते हैं कि Mg पे बचेगा आखिरी सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वही Cl पे माइनस आएगा, सही है ना। Cl पे माइनस चार्ज आने वाला है, समझ में आ रही है बात। और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा भैया 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, सही है। एक इधर और एक इधर दिखा दो कि थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। अरे समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, सही है। ऐसा क्लियर है। तो ये हमारे पास इसी चीज को हम MgCl2, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो जीरो है, ओवरऑल चार्ज जीरो है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, इसलिए हम इसको MgCl2 लिख देते हैं। क्या है बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत सही। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जल्दी से करिए। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं KCl का। किसका ले लेते हैं? KCl का। इसको छाप लीजिए, KCl वाला एग्जांपल देखिए, ठीक है। KCl वाला एग्जांपल भी बहुत सिंपल है। KCl का एग्जांपल की बात करें तो K और Cl की बात करें तो K प्लस और Cl माइनस, सॉरी, KCl में एक पोटेशियम की जरूरत है और एक क्लोरीन की जरूरत है। तो 2 8 है ना, 8 और 1 होता है इसका, यानी 19 एटॉमिक नंबर होता है। तो 19 इसके पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 8 8 1, तो एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, K प्लस बनेगा। आई बात समझ? 2 8 और 8 बना, बात समझ में आई या नहीं आई? वैसे ही हमारे पास Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 2 8 7, तो ये क्या बन गया बच्चा Cl माइनस बन गया, 2 8 8 बन गया। वही K प्लस और Cl माइनस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा दो, है ना। K प्लस और Cl माइनस हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा दो, तो क्या लिखा दोगे, KCl हमारे पास फॉर्म्ड हो चुका है। आई बात समझ या नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको फटाफट छाप लीजिए, फटाफट छाप लीजिए। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है बच्चा लोग, बोलो। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। कहाँ आते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पे। कहाँ आते हैं जल्दी से बताओ? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए, है ना। आयनिक कंपाउंड्स तो हमने पढ़ लिया, आयनिक बॉन्ड भी पढ़ लिया, सही है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की तरफ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की मैंने बात की, तो वहां पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज है इसके पास क्या है, आयनिक कंपाउंड्स कंटेन आयंस। सही है, आयनिक कंपाउंड्स ऑब्वियस सी बात है आयंस कंटेन करता है, और आयनिक कंपाउंड्स जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, और दूसरा निगेटिवली, है ना, चार्ज आयन होगा, चार्ज आयन होगा। निगेटिवली इसको रीड करते हैं, सही है ना, और इस पॉजिटिवली Ly कर दोगे तो पॉजिटिवली चार्ज आयन। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl, NaCl को जब आप ब्रेक करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, सही ना, पॉजिटिव चार्ज आयन है, और ये क्या है, निगेटिव चार्ज आयन है, निगेटिव चार्ज आयन है। बात समझ में आई या नहीं आई? वैसे ही हमारे पास और एग्जांपल ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको ब्रेक करोगे तो Ca+2 में ब्रेक होगा और O पे 2 माइनस, ये भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज आयन है, और ये क्या है बच्चा, निगेटिव चार्ज आयन है। सही है, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड्स दो पार्ट में होता है, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा निगेटिव पार्ट। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? बहुत सही, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। फिजिकल नेचर की बात करें, फिजिकल नेचर मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें हम, इनके बीच जो इंटरेक्शंस होती हैं आयोनिक कंपाउंड के बीच, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की, वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है बच्चों, स्ट्रॉन्ग होती है, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक्चुअली सॉलिड स्टेट में आपको मिलते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स आपको दिखाई देंगे सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉलिड स्टेट में ही आपको दिखाई देने वाला है। समझ में आया? अब मैंने बोला कि सॉलिड स्टेट में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि केटायन और एनायन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। सही, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो इसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इन दोनों को अगर ब्रेक करना है, इन दोनों को ब्रेक करना है तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी, अलग अलग, यानी Na और Cl जब पास पास था, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, आप लोगों के लाइफ में भी कभी कभार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाती है, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा एनर्जी झोंक देते हैं, फिर भी आप लोगों की बॉन्ड नहीं ब्रेक डाउन हो पाती है। सही है ना? वैसे ही यहाँ NaCl के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो बहुत ही हाई है, तो इसको तोड़ने के लिए भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। NaCl को अगर अलग अलग करना है तो आपको 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, अलग होगा। इसका मतलब ये बोल सकते हो कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होगी, हाई होगी। अरे बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगी बच्चों, हाई होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है केटायन और एनायन के बीच, वो भी बहुत ही ज्यादा है। सही या नहीं यार? बोलो जल्दी से हाँ या ना। वेरी गुड। फिर आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी। क्या आती है, जल्दी से बताना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो वो है सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी मतलब हम पानी में डालें, एक पानी में डाल के देख लो, एक अल्कोहल में डाल के देख लो, NaCl को, किसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा? जल्दी से बताओ, किसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा? पानी में जल्दी नमक आपका डिसॉल्व हो जाता है, वही अल्कोहल्स में कम डिसॉल्व होता है हमारे पास। तो वही जिसमें ज्यादा सॉल्युबल, जिसमें ज्यादा सॉल्युबल है वो क्या होगा बताओ? उसमें सॉल्युबिलिटी उस सब्सटेंस की ज्यादा है, यानी सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसा समझ लो। अब मैं बात कर रहा हूं दो चीज, हमारे पास आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं, तो एक हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। सही है ना? आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बात करें, किसकी? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। एक चीज आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों को पढ़ने ना पड़े, फिर भी आप याद रख लेना, ये आगे क्लास 11-12 में आएगा फिर से। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर होते हैं। क्या होते हैं? पोलर होते हैं। पोलर का मतलब होता है इस पे नेट चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? चार्जेस इस पे प्रेजेंट होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर होते हैं। तो ये हमारा एक पोलर सॉल्वेंट होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? नेट चार्जेज यहाँ 0 होता है। नेट चार्ज क्या लिखोगे?
नेट चार्जेस यहाँ क्या होते हैं, जीरो होते हैं, सही है। और यहाँ नेट चार्जेस जीरो नहीं होते हैं। आई बात समझ? अरे बोलो हाँ या ना। नेट चार्जेस यहाँ जीरो नहीं होते हैं और यहाँ नेट चार्जेस जीरो होते हैं। आई बात समझ या नहीं है? पोलर जो सॉल्वेंट है इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल याद रखिएगा, वाटर हमारे पास क्या है, बहुत ही अच्छा पोलर सॉल्वेंट है और यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। एसिटिक एसिड ले लो, ये भी हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात कर लो, CCl4, इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, कार्बन टेट्रा, है ना, टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, सही है। और हमारे पास क्या है, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये तो पता ही है, एसिटिक एसिड। और ये क्या है बच्चा, वाटर है। ये क्या है, वाटर है ना। और आप ले लो C6H6, C6H6 ये भी बेंजीन होता है। ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है, सही है। ये हमारा नॉन पोलर है, ये पोलर है। कितना याद रखो, पोलर है नॉन पोलर में। अब ये कंपाउंड देखो, एक सेंटेंस लिखता हूं जिसका सॉल्युबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व, बोलो बोलो, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये क्या है, ये किस नेचर का है, पोलर का। तो ये जो सॉल्युबल होगा आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ किस में सॉल्युबल होगा, पोलर में होगा। आयनिक कंपाउंड जो सॉल्युबल होगा वो किस में होगा, पोलर में होगा, वो नॉन पोलर में नहीं होगा। उसको बेंजीन में या CCl4 में डालोगे तो सॉल्युबल नहीं होने वाला है। आई बात समझ? अल्कोहल भी जो हमारा कैटेगरी होता है वो नॉन पोलर के ही कैटेगरी में होता है। तो इसके वजह से अल्कोहल में हमारे पास जो नमक होता है NaCl वो डिसॉल्व नहीं होता है, सही है। अरे बताओ हाँ या ना। तो ये कहाँ डिसॉल्व होगा बच्चा, आयनिक कंपाउंड हमेशा पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, दैट मींस वाटर में डिसॉल्व होगा। आई बात सभी लोगों को समझ में? अगर आ गई बात समझ तो फटाफट इस चीज को छाप डालिए। लाइक डिसॉल्व, अगर ये कोई भी सब्सटेंस, दूसरी कोई अगर सब्सटेंस लेता जो नॉन पोलर का होता, दूसरा कोई मैं कंपाउंड लेता, आयनिक कंपाउंड तो पोलर होता है, दूसरा अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड लेता, कोवेलेंट कंपाउंड हमारा दोनों टाइप का होता है, नॉन पोलर और पोलर, दोनों का हो सकता है। तो नॉन पोलर अगर मैं लूंगा तो वो नॉन पोलर में ही, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। आई बात समझ या नहीं यार? बताइए हाँ या ना, हाँ या ना। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इस टॉपिक का लास्ट प्रॉपर्टीज है, सही है। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम डिस्कस कर लेते हैं, सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जहां तक मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, तो दो फेज में हम बात करेंगे, एक सॉलिड फेज में, सही है ना, बोलो बोलो। एक हम सॉलिड फेज की बात करें, सॉलिड स्टेट में बात करेंगे, और दूसरा हमारे पास या तो मोल्टेन फॉर्म, मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट। इसका मतलब समझो क्या है ना। सॉलिड स्टेट में जैसे NaCl जो आपके घर पे पड़ा हुआ है वो क्या है, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं उसको, वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, वो आपके पास सॉलिड स्टेट में है। उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां बिल्कुल भी नहीं होगी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब सॉलिड स्टेट में हमारे पास आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, बोलो बोलो, आयनिक कंपाउंड does not conduct electricity, does not conduct electricity। रीजन पूछा जाएगा आपसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कराने के लिए आयंस या इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो यहाँ ना ही आयंस फ्री है ना ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। तो क्या रीजन लिखोगे, ड्यू टू, है ना, ऐसा लिखो, दे डू नॉट हैव फ्री आयंस इन सॉलिड स्टेट। आई बात समझ या नहीं है? वही जब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट, मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट का मतलब समझ लो। NaCl हम लिक्विड लिखे और NaCl एक्वस लिखे तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ NaCl है। NaCl को मैं गर्म करते गया 800 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट की, 800 डिग्री जाकर सेल्सियस तक हीट की तो NaCl मेल्ट हो जाएगा, तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग होगा, उसको NaCl लिक्विड लिखते हैं। वही NaCl एक्वस लिखने का मतलब कि हमने क्या किया,
घर पे आप नमक पानी बनाते हो ना, है ना, सॉल्ट वाटर बनाते हो ना, नमक थोड़ा लो पानी में डाल दो तो वो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा NaCl एक्वस बन जाएगा। इस दोनों में हमारे पास Na अलग होता है और Cl अलग होता है, Na प्लस अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। तो ये कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रिसिटी को, ये क्या कराएगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कराएगा भैया, यहाँ पे बोलो बोलो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या लिखोगे, प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ये बात समझ में आ गई क्या, अरे बोलो हाँ या ना। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो आयनिक बॉन्ड से रिगार्डिंग सारी कहानी आपकी क्या हो जाती है, जल्दी बताइए। आयनिक बॉन्ड से सारी कहानी आपकी खत्म हो जाती है। अगली क्लास में जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम निपटा देंगे। वो क्या टॉपिक बचा हुआ आप लोगों का, मेटलर्जिकल सेक्शन बचा हुआ है। क्या बचा है, मेटलर्जिकल सेक्शन बचा हुआ है कि और मिनरल का कैसे एक्सट्रैक्शंस करते हैं, किसी भी मेटल को हम कैसे निकालते हैं, है ना, अर्थ क्रस्ट से, उसके बारे में हम थोड़ा सा आइडिया लेने वाले हैं। बाकी फर्दर आइडिया तो आपको क्लास 12th में इसके अबाउट मिलेगा, मेटलर्जी के अबाउट, बट थोड़ा सा आइडिया हम लेने वाले हैं। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग क्या होते हैं, इस सारी चीजों का आइडिया हम बिल्कुल अच्छे से अगली क्लास में लेने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नई एनर्जी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।